हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की। नवंबर के महीने में 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में जो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनकी एनालिसिस हम करेंगे। ये करंट अफेयर आपके प्री, मेंस और उसके साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस तरह के सवाल जनरली आपसे कर लिए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट जो हैं इस टाइम फ्रेम में हमें मिले हैं। तो न्यूज सबसे पहला है 59th फाउंडेशन डे। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है स्टूडेंट शिमला में, उन्होंने अभी हाल ही में अपना 59th फाउंडेशन डे जो है उसको मार्क किया है और इसका सेलिब्रेशन जो है इंस्टीट्यूट के ही पूल थिएटर में जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। कुछ एक हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पद्मश्री अवार्डी सोमदत्त बट्टू जी जो है नोटेड म्यूजिशियंस रहे हैं ये, और ये चीफ गेस्ट थे यहाँ पे इस सेलिब्रेशन के दौरान पे इनको चीफ गेस्ट के तौर पे जो था वो बुलाया गया था। राइट, सेरेमोनियल ओपनिंग्स हुई, डायरेक्टर का एड्रेस हुआ, कल्चर और लाइफ लिटरेरी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो इस दौरान की गई है। जो ओकेजन जब हुआ तो इस दौरान जो है इस तरह की एक्टिविटीज की गई। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस इज दैट दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यानी कि देखिए 1964 का ये दौर है जब इस बिल्डिंग को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो था वो दे दिया गया था दैट इस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए। बट बिफोर दैट अगर हम ब्रिटिश ईरा की बात करें तो इसमें इसको वाइस रीगल लॉज भी कहते हैं भी। और ये जो वाइस रीगल लॉज है ये एक्चुअली में 1884 से लेके 1888 के बीच में जो था इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो की गई थी। और ये एक्चुअली में जो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि एक ऐसा वाइस रीगल लॉज होना चाहिए, यानी कि वाइस राय का रेजिडेंस जो है शिमला में होना चाहिए। बिकॉज इससे पहले आप देखें तो 1864 में दैट शिमला जो था उसको समर कैपिटल भी घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज होना तो खैर आम बात थी। तो इसलिए वाइस रीगल लॉज जो है लॉर्ड डफरिन ने इस साइट को चूज किया था। एंड दिस साइट इज लोकेटेड इन अ हिल एक्चुअली दिस विच इज नोन एज द ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल जो है शिमला में, शिमला जो है ये जो क्वीन, इसका क्या है, शिमला इज द क्वीन ऑफ द 7 हिल्स। 7 हिल्स हैं वहां पे। लाइक यू कैन से जाको हिल हो गया, इनवेब्रियम हिल हो गया, बेंथनी हिल हो गया, समर हिल हो गया, ऑब्जर्वेटरी हिल है। इस तरह की 7 हिल्स हैं। उन 7 हिल्स में देखें तो ऑब्जर्वेटरी हिल जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। 1884 में काम किया था, इसका स्टार्ट हुआ था। 88 के दौर पे जो है इसको कंप्लीट एक्चुअली में कर दिया गया था। लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय। रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रेंड्स दैट इसका जो डिजाइन है उसके जो आर्किटेक्ट हैं या फिर आर्किटेक्चर यू कैन से आप बोल सकते हैं तो वो थे हेनरी इरविन। हेनरी इरविन जो थे ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो देखिए क्या था, जब तो ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो इंग्लैंड में आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था कुछ अलग चला था। जैसे जैकोबियन स्टाइल हुआ करता था, गॉथिक स्टाइल हुआ करता था। फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग जो है ये नियो गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है। ये स्टाइल भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है जानना ये हो जाएगा। और दूसरा 59th फाउंडेशन डे जो है अभी इन्हीं का हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव इज द रिसेंट स्टडी। नाउ दीज टाइप ऑफ स्टडीज अगर हम बात करते हैं इनकी तो ये सीधा सीधा आपको मेंस ओरिएंटेड काम आती है। मेंस क्या, इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है स्टडी क्या है, स्टडी हुई है वेजिटेशन पे। और वेजिटेशन में ये पाया गया है कि जो वेजिटेशन है हमारी वो हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रही है। इसका रीजन क्या है? रीजन है क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो हमारा ये न्यूज है ये बात कर रहा है हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की। देख लीजिए, रिसेंट स्टडी रिवील्स दैट सेवरल ट्री स्पीसीज are disappearing from the lower Himalayan regions and rising temperature drive them to higher altitudes। यानी कि अगर आप लोगों से ये पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आप ग्लेशियर्स पे बताते हैं कि हमारी ग्लेशियर बेल्ट जो है वो हाई रीजन्स में जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो हमारी वेजिटेशन पे भी मिल रहा है। और ये स्टडी बता रही है हम लोगों को दैट इस स्टडी में क्या कुछ कहा गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। बट रिमेंबर द क्लाइमेट चेंज कैन आल्सो इंपैक्ट द वेजिटेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इट्स अ मेजर कंसर्न। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए बोल रहा है दैट दिस स्टडी रिवील्स दैट द एवरेज अपवर्ड शिफ्ट जो है उसकी बात ये कर रहा है। यानी कि द ट्रीज आर मूविंग 20 to 25 मीटर हायर पर डेकेड्स। यानी कि एक डेकेड में अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 मीटर की हाइट पे जो है वो मूव कर रहा है। यानी कि जो वेजिटेशन, यानी कि जो प्लांट, मान लीजिए देयर वाज अ प्लांट ए
ये कोई प्लांट अगर हमारा 500 मीटर की हाइट पे जो है एल्टीट्यूड पे मिलता था, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो अब ये हम लोगों को 525 या फिर 550 या यू कैन से 700 मीटर की हाइट पे भी मिल रहा है। हर 10 साल में ये चेंज हो रहा है। तो जो लो एरियाज हैं दे आर बिकमिंग बैरन एक्चुअली, तो ये बोल रहा है। दूसरा, अब इसमें क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। एग्जाम्पल्स इसमें जैसे दिए हैं, जैसे ब्लू पाइन है। ब्लू पाइन के लिए इसने कहा है, देखो जो प्रीवियसली हम लोगों को 1800 लेके 2500 मीटर के बीच में मिलता था, अब ये हम लोगों को 2800 मीटर में देखने को मिल रहा है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है। वहीं देवदार की बात करते हैं तो देवदार जो कहता है कि 1500 से 2500 के मीटर में हम लोगों को अवेलेबल था, अब अगर उस बेल्ट को देखा जाए तो ये लगभग 3000 मीटर तक जा चुकी है। और यही नहीं, हिमालयन बर्च की ये बात करता है कि हिमालयन बर्च जो है ये भी 100 से 300 मीटर अपवर्ड जो है इसकी मूवमेंट जो है वो हो रही है। तो इट्स अ मेजर कंसर्न्स। नाउ हाउ कैन यू यूज दिस डाटा फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जब मीन्स की बात आती है तो मेंस में जब आपसे पूछता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है, तो वेजिटेशन में जब आप देखेंगे तो इस तरह की स्टडीज को मेंशन करना है तो ब्यूटीफाई आपके आंसर्स होते हैं। तो इन चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यस, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। चलिए, तो उसके बाद समझते हैं यानी कि हो क्या रहा है इसकी बात। तो काउज क्या है, यानी कि कारण क्या है इस शिफ्ट का, इसको समझने की कोशिश करो। रीजन इसके पीछे एक ही है, स्पेशली अगर मैं बताऊं तो राइजिंग द टेम्परेचर। बिकॉज देखो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेजिटेशन है वो अपने अकॉर्डिंग, देखिए अब वेजिटेशन जो है किसी एक स्पेसिफिक निशे में ही रहती है, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में सर्वाइव करेगी, वहां नहीं होगा तो फिर वो शिफ्ट होता रहेगा धीरे धीरे। तो यहां पे जो मेजर कंसर्न बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, and global warming is forcing this vegetation to what, to adapt and leading it to an upward movements in the tree lines, especially in the alpine regions जो है वहां पे ये कम हो रहा है। तो यस, द राइजिंग टेम्परेचर इज द मेजर कंसर्न। यानी कि अब टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इंपैक्ट क्या होगा इससे, ऑब्वियसली इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है पूरी तरह से। अगर आप इस तरह के मूव्स की बात करते हैं तो यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है। डिसरप्ट बोलने का मतलब जो अल्पाइन वेजिटेशन जो होगी वो बिल्कुल कॉन्फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्फाइंड जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी में एक बड़ा रिडक्शन आपको मिलेगा और कुछ एक स्पीसीज जो है जैसे फर और बर्च हो गए, यानी कि हिमालयन फर और बर्च जो काफी हाइट पे हमें मिलते थे वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने की कारगार पे आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट है हमारे इसके क्लाइमेट चेंज का। अनइवन एडेप्टेशन इज अ मेजर रीजंस ऑन द वेजिटेशन आई एम टॉकिंग, ओके। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज के तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट वेजिटेशन के ऊपर जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं। द सम स्पीसीज आर एडजस्टिंग रैपिडली, बट कुछ एक जो होते हैं दे आर स्लो टू रिस्पॉन्ड, और जो स्लो टू रिस्पॉन्ड होते हैं वो बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाते हैं, वो ज्यादा जल्दी से वल्नरेबल हो जाते हैं। कुछ एक तो अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को, बट कुछ एक नहीं कर पाते। तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है। दीज टाइप ऑफ न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर योर मेंस। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियोस कि आप लोग जो है जब मेंस की बात करते हैं या फिर जब आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट की बात होती है तो वहां पे आप हिमाचल प्रदेश को एक अलग अंदाज से देख सकें, एक अलग पिक्चर जो है उसकी आप लोग वहां पे पेश कर सकते हैं, यही पर्पज रहता है। तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारे पास न्यूज आ रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूज, यहाँ पे एक डिमांड की जा रही है। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू मेट द नीति आयोग ऑफिशियल। अभी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई नीति आयोग के ऑफिशियल से, और वहां पे एक डिमांड उठी, डिमांड थी ग्रीन बोनस की। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन सी स्टेट है, तो हमारी स्टेट है, उसने डिमांड किया है कि हम लोगों को जरूरत है एक ग्रीन बोनस की। इस ग्रीन बोनस में इन्होंने ये कहा है कि अगर हम लोगों को हमारे जंगलों को बचाना है, फॉरेस्ट कवर को प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए या फिर उसके साथ साथ द नेशनल इकोलॉजिकल बैलेंस को हमने बनाना है, बिकॉज द हिमाचल इज कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी नीड अ ग्रीन बोनस, ऐसा कहा गया है नीति ऑफिशियल्स के साथ। क्यों ये डिमांड उठ रही है इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है यहाँ पे दैट नीति आयोग जो है इनको थोड़ा सा यू कैन से एक सेपरेट, आप बोल सकते हैं सेपरेट फ्रेमवर्क जो है
वो देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेमवर्क इनका बनना चाहिए। ये डिमांड इनके द्वारा जो है वो की गई है, नीति आयोग के सामने जो है ये की गई है, ताकि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं हिल स्टेट्स की उनको फुलफिल किया जा सके। नीति आयोग ने भी आश्वासन दिया है कि इन चीजों को जो है वो देखा जाएगा, समझा जाएगा और उसी के साथ जो है अकॉर्डिंग टू इट एक्ट किया जाएगा। राइट, इन्होंने कहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है कम्युनिकेशंस में, स्पेशली जब एयर और रेल कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी जरूरत है हम लोगों को। और उसके साथ साथ जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे अभी नेचुरल डिजास्टर हुए और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे कैंसर केसेस राइजेस हो रहे हैं, वो भी सारे डिस्कस किए गए हैं। और बी द रिक्वेस्ट इन द डिटेल स्टडी ऑफ देयर काउज, यानी कि इनके कारणों का पता भी लगाने की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। तो ग्रीन बोनस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, दैट इस तरह की चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं। राइट, तो डेवलपमेंट एंड डिजास्टर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक किस तरह से ये दे आर सिनोनिम टू ईच अदर, किस तरह से डेवलपमेंट जो है डिजास्टर को लीड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम मेंस की बात करते हैं। टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने, पढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। नाउ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर डेवलपमेंट है हमारे लिए। ये प्रोजेक्ट अगर बनता है तो मेजर डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी में। न्यूज है द शिमला रोपवे प्रोजेक्ट अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए होता ये है, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाएंगे तो वहां से आपके इस तरह की सवाल पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की बात आती है तो वहां पे कनेक्टिविटी की जब बात आती है तो फ्यूचर कनेक्टिविटी क्या है हमारे लिए, क्योंकि हो ये रहा है, जैसे आप देखिए कीर्तपुर मनाली 4 लेन बना, इनका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, तो उनमें ही हम लोगों को कुछ चीजों को फाइंड आउट फिर करना होता है। उनमें से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, और सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात भी यहां पे हो सकती है, और ये है शिमला रोपवे। द रोपवे इज यू कैन से वन ऑफ द अल्टरनेटिव और यू कैन से वन ऑफ द गेम चेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द हिमाचल प्रदेश। हिल एरियाज हैं, बहुत हाई पोटेंशियल है हमारे पास यहाँ पे रोपवेज का, जानते हैं सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। पहले न्यूज देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू फ्लोट टेंडर फॉर द एम्बिशियस शिमला रोपवे प्रोजेक्ट आफ्टर दिवाली। इन्होंने कहा है कि दिवाली जब ये हुई तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंडर वगैरह जो है भरना स्टार्ट कर देंगे और काम जो है वो मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान में रखना है दैट विद द एड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट जो है इसके साथ जो है हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और अबाउट द प्रोजेक्ट बात करेंगे तो इसकी लेंथ और स्कोप देखिए तो यस 13.79 किलोमीटर का ये रहेगा। ये फैक्ट आपने प्री के लिए ध्यान में रखने होते हैं। तो 13.79 का शिमला रोपवे जो है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट वन जब ये बन जाएगा, क्योंकि अभी तक और दुनिया का दूसरा हो गई द वर्ल्ड सेकंड, बिकॉज फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो 32 किलोमीटर का लापाज रोपवे जो है बोलीविया में है और दूसरा ये बन जाएगा। इट्स अ मेजर डेवलपमेंट फॉर द हिमाचल प्रदेश, हमारे लिए एक मैसिव डेवलपमेंट रहेगा ये। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट लगभग एस्पिरेंट्स 1734 करोड़ बताई जा रही है, और 20% इक्विटी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से रहेगी, 8% लोन के तौर पे रहेगा और 72% जो है एज अ ग्रांट दिया जाएगा नेशनल कैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें टाइमलाइन की तो टेंडर जो है दिसंबर 31 2024 में जो है अभी ओपन होंगे और प्रोजेक्ट जो है इसका काम स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2025 में। जानते हैं इसकी जरूरत की। देखिए अगर आप इस रोपवे की बात करें, स्पेशली इस रोपवे की बात करते हैं तो व्हाट इज द नीड एक्चुअली, शिमला में क्यों जरूरत है हम लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट की। और अगर आपसे यह भी पूछे कि शिमला में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, क्या किया जा सकता है, किस तरह की डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं, तो रोपवे इज द अल्टरनेटिव। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हमारा सारा का सारा, और इकोलॉजी है हमारी हिमालयन इकोलॉजी इज द फ्राइजाइल वन और इजिली टूट जाती है, तो इसलिए लैंडस्लाइड्स होना इस तरह की चीजें जो है वो आम हो जाती हैं यहाँ पे। तो उनके लिए हम एक अल्टरनेट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को रोपवेज मिलते हैं। और रोपवेज की बात करते हैं तो जरूरत क्यों है, देखिए जरूरत इसलिए है, पहला पॉइंट है यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन। जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, देखो जनरली अगर आप ट्रैफिक की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का ये जो शिमला है विच इज द कैपिटल, नाउ इट्स नॉट जस्ट ओनली द कैपिटल,
इट्स अ मल्टीपर्पज टाउन नाउ। मल्टीपर्पज टाउन बोलने का मतलब यह है, देखो ये टूरिज्म भी है, ये कैपिटल भी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इट्स अ काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस आल्सो, इट्स अ काइंड ऑफ मल्टी, इसमें बिजनेस भी है, ट्रेड भी है। तो ये एक तरह से मल्टी फंक्शनल टाउन बन चुका है, जिसकी वजह से क्या है, ट्रैफिक जो है, द गैदरिंग इज मेजर कंसर्न हियर। सी द ट्रैफिक कॉन्जेशन की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 10,000 व्हीकल जो है वो एक दिन में एंटर कर जाता है इस एरिया में, इतने छोटे से एरिया में। 10,000 ऑफ द व्हीकल दे आर एंटरिंग इन द शिमला इन अ डे। टूरिस्ट इन्फ्लक्स की अगर बात करेंगे, अगर 2023 का डाटा देखें, 21 लाख टूरिस्ट जो है वो यहां पे इन्फ्लक्स हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्जेशन भी होगा, पॉल्यूशन होगा। यस बिल्कुल, कॉन्जेशन होता है, पॉल्यूशन उससे होता है। और तीसरा अर्बनाइजेशन चैलेंजेस तो इसके पास अपने हैं ही हैं पहले से। तो दीज ऑल थिंग्स आर द रिक्वायर्ड, एंड इसी की वजह से वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट एक्चुअली इन द हिमाचल प्रदेश, शिमला स्पेशली। तो जो ट्रैफिक को सही करना है शिमला के, ठीक है, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि रोड कनेक्टिविटी को हम लोग यहां पे पूरी तरह से नाकार दें, नहीं, उनके लिए रिफॉर्म किए जा सकते हैं, राइट। दैट यू कैन से 10 मिनट स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं, वन वे किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें होती ही हैं। बट विद दैट अगर इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए, बिकॉज ये हिमाचल का सबसे बड़ा होगा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग ये ना नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक साथ एक दिन में जा सकते हैं, 1000 ऑफ द पीपल जो है एक साथ जा सकते हैं यहाँ पे एक दिन में शिमला में, राइट। तो इन 3 कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को इस तरह के प्रोजेक्ट, बिकॉज बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे रोबेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो रोबेज जो है देखो डीकॉन्जेशन के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, यानी कि रोबे विल रिड्यूस द व्हीकल ट्रैफिक जो होता है, व्हीकुलर ट्रैफिक जो होता है उसके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है। और दूसरा उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यस शिमला जैसे एरियाज में देखेंगे तो यस जो कॉन्जेशन हो जाता है, ट्रैफिक कॉन्जेशन हो जाता है, उसमें इजीनेस जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो जाती है जब रोपवे की हम बात करते हैं, बिकॉज रोपवेज जो है ये एक तरह से इको फ्रेंडली ही होते हैं, और कार्बन एमिशन जो है एज कंपेयर टू द जो ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत कम हम लोगों को मिलता है। और उसके साथ साथ बूस्ट द टूरिज्म, ऑब्वियसली टूरिज्म को भी ये काफी बूस्ट करता है, एनहांस करता है, कनेक्टिविटी को अट्रैक्ट करता है। हमारे यहाँ पे हम लोगों को अगर देखें तो नेचर के द्वारा गिफ्ट किया गया है, हमारी ये जो जियोग्राफी है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, वैलीज हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वी हैव एवरीथिंग हियर। और इन्हीं को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं तो एनहांस द कनेक्टिविटी विल अट्रैक्ट द मोर टूरिस्ट एंड रिड्यूस द ट्रैवल फटीग ऑल्सो। देन उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट द जॉब्स एंड फॉर लोकल बिजनेसेस। तो उन रीजन्स में क्या होगा, लोकल बिजनेस होते हैं। और वैसे भी क्या कैसे अगर आप ओवरऑल देखें व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द रोपवेज, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द रोपवेज। तो यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट यू कैन से इट्स अ कमिंग वन, it's a coming one transportation in the Himachal Pradesh. Like railway is also introducing, the government is introducing the railways like भानुपल्ली बिलासपुर बाड़ी वाला जो प्रोजेक्ट है, चाहे फिर आप आम्ब से हमीरपुर की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप यू कैन से यहाँ पे जब आपका जो पंचकुला है तो पंचकुला से चाहे आप बद्दी की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की बात आती है तो दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल वी हैव। तो रोबेज माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए चैलेंजेस देखते हैं, चैलेंजेस क्या हो, ये मैं ओवरऑल फिर बेनिफिट रखे हुए हैं आपके सामने, बट फर्स्ट चैलेंजेस क्या होते हैं इनके सामने, रोबेज के साथ क्या चैलेंज हमारे पास आते हैं। तो चैलेंजेस में लैंड एक्विजिशंस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज, ऑब्वियसली एक्वायरिंग लैंड इन द हिली एरिया, इट्स पोजेस यू कैन से जो लॉजिस्टिकल और लीगल हर्डल्स होते हैं वो काफी आते हैं यहाँ पे। फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज ऐसा ना होना कि आधा प्रोजेक्ट हुआ फिर आधे से फर्म भाग जाती है, फिर आधा फिर किसी और को दिया जाता है, फिर आधा किसी और को, यानी कि स्मूथ फाइनेंसिंग जो है वो एंश्योर करनी पड़ती है, बिकॉज ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। और इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप देखेंगे तो एंश्योरिंग द स्मूथ फाइनेंसिंग एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ सच अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है इज वेरी क्रिटिकल, जरूरी होता है, इसलिए इनको पूरा करना खुद में एक चैलेंज हो जाता है।
और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आ जाते हैं, बिकॉज इट मे बी एक्चुअली, ऐसा भी नहीं हर बार ही, बट इट मे इंपैक्ट द जो लोकल इकोसिस्टम होता है। अगर इसको केयरफुली प्लान तरीके से ना किया जाए तो बिल्कुल इट्स पॉसिबिलिटी दैट एनवायरमेंटल कंसर्न्स इसके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। देन उसके साथ ओवरऑल बेनिफिट की अगर बात करें, that what are the benefits of the roadway, तो you can say the efficient connectivity, बिल्कुल they connect the remote area accessible by the road। जैसे आप अपर रीजन्स में चले जाएंगे तो उनके लिए एक अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये। कॉस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एक्चुअली में, बिकॉज इट रिड्यूस द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो होती है एज कंपेयर टू द रोड कंस्ट्रक्शंस की जब बात आती है हिल एरियाज में जहां टनलिंग करनी पड़ती है, जहां वो है, तो एक काइंड ऑफ अल्टरनेट आप बोल सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। देखो हर जगह तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां किया जा सकता है वहां इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। देन उसके साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट करता है, जैसा हमने पहले भी देखा। डिजास्टर रेजिलियंस भी हो जाता है, बिकॉज देखिए क्या है दैट रोडवेज जो है दे आर लेस अफेक्टेड बाय द लैंडस्लाइड्स और द फ्लड एक्चुअली, और इसी की वजह से क्या होता है कंसिस्टेंट बना रहता है हमारी कनेक्टिविटी में। कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन की जा सकती है रोडवेज के द्वारा, और उसके साथ साथ रोडवेज के लिए जो है कहीं ना कहीं जो लोकल इकोनॉमी होती है उसमें भी एक बूस्टअप मिलता है, लोकल बिजनेसेस जो है वहां पे रहते हैं। और चैलेंजेस में मैं एक बात ये आपको ये भी बता दूं, अगर लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है तो उसके साथ साथ इनको लॉस भी होता है लोकल कम्युनिटी को, बिकॉज क्या होता है जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो जनरली फायदा उठा जाती हैं रेदर देन द लोकल कम्युनिटी। तो एक चैलेंज भी रहता है यहाँ पे, राइट। तो ये जो लोकल कम्युनिटी है ये इसके लिए जो अपलिफ्टमेंट है तो इसका बेनिफिट भी है, बट साथ साथ में एक मेजर कंसर्न्स भी आ जाता है इनके साथ, जैसा अभी हाल ही में बिजली महादेव रोपवे में किया गया था। बिकॉज बिजली महादेव रोपवे में अगर आप देखें तो क्या कंसर्न आया था, कंसर्न मेजर यही है दैट वहां पे लोगों का यह कहना है कि इस रोपवे के बनने से जो बड़ी फर्म्स हैं जो बाहर से फर्म आएंगी उनको ज्यादा फायदा होगा रेदर देन जो लोकल वहां पे हट चलाते हैं, लोकल जो दुकानें चलती हैं, तो उनके लिए एक मेजर कंसर्न है, उनके लिए एक मेजर समस्या है। तो चैलेंजेस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रूरल कम्युनिटी का कंसर्न हमेशा रहता है उसके साथ। तो ये चैलेंज भी जो है आप लोग यहाँ पे एड ऑन जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से द रोडवेज, प्लीज रिमेंबर दिस। और हाँ, आप लोगों ने कमेंट में बताना है दैट हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रोपवे जो है एग्जिस्टिंग है और कौन कौन से प्रपोज्ड है, ठीक है। चलो बात करते हैं फिर अगला। अब प्रिसीजन फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अगर आपसे पूछे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या किया जा सकता है, आप देखेंगे दैट हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। You can say the majority of the population actually is engaging in the agriculture sector, but concerns भी तो हैं एग्रीकल्चर के साथ अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, राइट। कंसर्न्स क्या है, प्रोडक्टिविटी हर बार डिक्रीज ही हो रही है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें हर साल कम हो रहा है हमारे पास, क्योंकि मेजर कंसर्न्स भी हैं इसके साथ, बहुत सारे कंसर्न भी है, चाहे फिर बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि आप देखेंगे एक तो टेक्नोलॉजी इज द मेजर कंसर्न, दूसरा जो हमारे यहाँ पे किसान है, किसान काफी स्कैटर्ड है, स्मॉल एंड मार्जिनल जो है आप देखेंगे 80 to 86% जो है वो सारे के सारे यही हैं, ठीक है। लार्ज किसान की अगर बात करें तो बहुत कम है हमारे पास मेजर जो बड़ा किसान है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर वो एक बड़ी दिक्कत है। प्री यू कैन से हार्वेस्ट हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, दोनों ही पर्टिकुलर चीजों में टेक्नोलॉजी का एक लॉस है हमारे पास। और उसके साथ साथ 80% एरिया हमारा रेनफेड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इरिगेशन एक बड़ी समस्या है। तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस अगर हम लोगों को अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक बढ़िया अल्टरनेटिव है हमारे पास द प्रिसीजन फार्मिंग। और प्रिसीजन फार्मिंग का हाल ही में जो है एक 2-day नेशनल सेमिनार जो है प्रिसीजन फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द हॉर्टिकल्चर एंड द फॉरेस्ट्री क्रॉप्स, इट स्टार्टेड एट द वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी में जो है ये एक्चुअली में किया। इसी को समझने की कोशिश जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं उन स्टेट्स में किस तरह से प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो हमारे लिए मददगार हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रिसीजन फार्मिंग सिंपल सा समझिए, इट्स अ काइंड ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड जिसमें हम क्या करते हैं इन दैट वी यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजीज, और एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है टू इंप्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन
और उसके साथ साथ हमने क्या करना है, सेविंग करने हैं रिसोर्सेज को, लाइक वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि बोलने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि प्रिसीजन फार्मिंग में यह जरूर चीज देखी जाती है दैट एक पर्टिकुलर प्लांट में व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे नीड इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस, उसको बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और कैसे चाहिए, जब इन चीजों को देखा जाता है उसी को कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। और इसी का एक 2 डे नेशनल सेमिनार स्टार्ट हुआ है नौनी में, और ये एक अल्टरनेटिव के तौर पर ये बहुत अच्छी चीज हमारे लिए देखी जा रही है हिमाचल प्रदेश में, स्पेशली जब हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। यहां प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। बिकॉज प्रोडक्टिविटी में अगर आप देखें द यू कैन से द कंसर्न्स इन द प्रोडक्टिविटी आर द वेरी वेरी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कैसे हैं, अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एरिया कॉन्फाइंड है हमारे पास, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, तो एरिया भी कॉन्फाइंड है। देन उसके साथ साथ एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे पास हो रहा है, इरिगेशन की समस्याएं हैं, देन फेंसिंग की समस्याएं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हाई यील्ड वेराइटीज के सीड की समस्याएं होती हैं। तो प्रोडक्टिविटीज को एनहांस करना है और प्रोडक्शन को एनहांस करना है, उसके लिए यहां पे स्टार्ट किया गया है प्रिसीजन फार्मिंग। यानी कि किस तरह से बेनिफिट कर सकती है प्रिसीजन फार्मिंग हमारे हिमाचल प्रदेश को, उसको समझने की यहां पे कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। तो एफिशिएंट रिसोर्स यूज, पहली तो बात देखिए, इसलिए देखो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस करंट अफेयर्स, द मेन पर्पस इज टू यू कैन से एनहांस योर नॉलेज, और इट्स मेन पर्पस कि जब आप मेंस की बात करते हैं तो आप इन चीजों को रिकॉल कर सके वहां पे, और आप वहां पे मेंशन कर सके अपने आंसर्स में, सो दैट यू विल गेट अ गुड मार्क्स। चलो, एफिशिएंट रिसोर्स यूज, इट हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन एंड द बेटर फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, स्पेशली इन द वाटर स्कार्स हिली एरियाज, उन रीजन्स में जहां पे 80% इरिगेशन के ऊपर ही हम लोग यहां पे डिपेंडेंट हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन यूज द यू कैन से द प्रिसीजन फार्मिंग। तो एफिशिएंट रिसोर्स यूज जो है यहां पे हो सकता है, हायर प्रोडक्टिविटी यानी कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय प्रोवाइडिंग क्रॉप विद द ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस, जब यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी तो इन दैट पर्टिकुलर केस हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है इन रीजन्स में भी। Adaptation to the climate enables farmers to monitor and adapt to microclimatic variations। और हिमाचल प्रदेश का जैसा ये डाइवर्स टेरेन है, जहां पे हर काइंड का आप लोगों को यहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा, ट्रॉपिकल्स टू द एरिड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड, फ्रीजिड, हर तरह का क्लाइमेट मिलता है यहाँ पे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक पर्टिकुलर किसान को यह पता है कि उसको क्या जरूरत है वहां पे, यानी कि ही कैन अडेप्ट द माइक्रो क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो होती हैं उनका भी अगर उसको नॉलेज मिल जाए तो वो फिर एक बेहतर यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से इट्स अ गुड वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटीज, और इट्स अ गुड वे टू एनहांस इट्स यू कैन से जो भी इनकम एंड ऑल। इट्स सपोर्ट फॉर द हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एक्चुअली इट बूस्ट द कल्टीवेशन ऑफ द हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स। देखो अब हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल में अगर आप देखेंगे तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का 80 समथिंग परसेंट जो है, 80% के आसपास जो है फ्रूट प्रोडक्शन का वो एप्पल के पास है, एप्पल बेल्ट में। तो एप्पल के लिए अगर वहां पे किसान को ये पता चल सकता है दैट किस तरह से, यानी कि जो छोटी छोटी जो माइक्रो वेरिएशंस हैं क्लाइमेट के अंदर, जब उनका आइडिया उनको लग जाएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो है यहां पे प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सकता है, क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है, और उसके साथ साथ एक तरह से सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। तो इसलिए इट अलाइन विद द नेचुरल फार्मिंग एंड इको फ्रेंडली टेक्निक्स विच प्रमोट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली। तो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस के तौर पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग इन द हिमाचल प्रदेश। तो इन बेनिफिट्स को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चैलेंज जो है वो यहाँ पे ध्यान जो है आप लोगों ने इनका थोड़ा सा रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, दैट प्रिसीजन फार्मिंग के क्या चैलेंज हैं हिमाचल प्रदेश में, मेंस में आपसे सवाल जो पूछता है वो इसी तरह के पूछता है, किसी चीज कोई एक पर्टिकुलर चीज है उसका बेनिफिट और उसके साथ साथ समस्या है, ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी आंसर को बेहतर तरीके से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पे बोलता है देखो, एक तो हाई इनिशियल कॉस्ट आपको मिल जाएगी, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं लाइक सेंसर्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स जो है तो काफी एक्सपेंसिव रहते हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए।
बिकॉज हमारे यहाँ देखिए तो स्मॉल फार्मर्स जो है दे आर यू कैन से स्कैटर्ड ही बहुत है, माइक्रो स्मॉल बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो हो सकता है सब्सिडी प्रोवाइड करा जा सकती है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज अगेन वन ऑफ द चैलेंज। लिमिटेड नॉलेज और ट्रेनिंग जो है किसानों में अबाउट द प्रिसीजन फार्मिंग मेथड जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे पास, अवेयर करना चाहिए सरकार को। और टेरेन कंस्ट्रेंट्स भी हैं स्टूडेंट्स। हिमाचल प्रदेश की अगर टोपोग्राफी जो है वो बड़ी रस्ड है एक्चुअली में, और हिली टोपोग्राफी है, जहां पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब भी हम इंप्लीमेंटेशंस की बात करते हैं लार्ज स्केल प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स की, मैं लार्ज स्केल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए भी एक चैलेंज हो सकता है यहां पे, ये भी एक तरह से। और उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इनसफिशिएंट कनेक्टिविटी, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सारी की सारी क्या है, दे आर हिंडर एक्चुअली, दे हिंडर्ड द एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। और उसके साथ साथ डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट, heavy I can say reliance on the subsidies and schemes for the adaptation, ये एक मेजर कंसर्न्स है। Now these are the challenge in the precision farming you can say, not only the precision farming, जब भी आप किसी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इस तरह की चीजों के साथ देखते हैं तो ये सारे चैलेंजेस ही हैं हमारे पास। बट अगर सवाल पूछे तो प्लीज मेंशन, डू मेंशन दीज थिंग्स। और प्रिसीजन फार्मिंग देखो यही होता है, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाएंगे तो इस तरह के ही सवाल आपसे जो है वो किए जा सकते हैं, ठीक, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आप इन चीजों को। तो वहां पे अगर आप प्रिसीजन फार्मिंग की तरह के इस तरह के मेथड अगर पढ़े होंगे, दिमाग में होंगे, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो अडॉप्ट की जा सकती हैं हिमाचल प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, अगेन एक न्यूज है इसका, छोटी सी ये न्यूज है, इसकी हम बात कर लेते हैं। दैट शिमला में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, अभी अभी इन्होंने कुछ एंट्रीज को इनवाइट किया है कि हमने क्या बनाना है, इन्होंने बोला कि अपना एक एंथम जो है वो हम लोगों ने बनाना है, उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मांगे हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए इन्होंने रखा है दैट अपना इंस्टीट्यूट का एक नेशनल कैसे, अपने इंस्टीट्यूट का एक एंथम जो है, कुलगीत जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे बनाना है, ताकि जो इंस्टीट्यूट है उसकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को जो है रिफ्लेक्ट किया जा सके। हाइलाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबमिशन डिटेल्स जो है ये आप देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है भी, आप फिजिकली भी भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे करना क्या है, लैंग्वेज और फॉर्मेट, एंथम जो है वो हिंदी में होना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ जो है यू कैन से A4 साइज पे जो है इसकी होनी चाहिए, राइट। प्राइस जो है मिलेगा, यानी कि द ऑथर ऑफ द सिलेक्टेड एंथम विल बी रिसीव द 15,000 जो है एक तरह से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे जो है उसको मिलेगा। और पर्पज इसका यही है कि कुलगीत जो है इसको परफॉर्म किया जा सके वेरियस इवेंट्स के ऊपर, और सिंबलाइज द इंस्टीट्यूट की जो लेगेसी है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनको यहाँ पे शोकेस किया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में सुना। अगर आपसे ये पूछे कि क्या कोई और इंस्टीट्यूट है जिसका अपना कुलगीत है, तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ध्यान देना है आपने। HPU जो है स्टूडेंट्स, HPU जो है इनका अपना आप लोगों को कुलगीत देखने को मिलेगा, और अक्टूबर 22, 2021 को जो है इन्होंने इसको एडॉप्ट किया था। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, राइट। तो ये सेकंड इंस्टीट्यूट हो जाएगा हमारे पास जिसके पास अपना एक एंथम जो है वो होगा। द यूनिवर्सिटी हैज इट्स एंथम इन द हिंदी which reflect the commitment of the education culture and the states in natural beauty। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो यस 22 अक्टूबर 2021 आपने ध्यान रखना है, राइट। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाउ सी दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। इंपॉर्टेंट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, बिकॉज अक्सर हम लोग ना इन न्यूज को इग्नोर करते हैं, बट ये न्यूज आपके बड़े काम की होती है, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं न्यूज बता रहा है। देखो मैं आपको बताऊं न्यूज में क्या बोला जा रहा है, पहले उसको समझिए फिर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेट के जो रेगुलेटर्स हैं, यानी कि उसके साथ साथ स्टेट के जो रेगुलेटर्स थे, दे फ्लैग्ड 25 ड्रग सैंपल्स फ्रॉम 18 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स इन द हिमाचल प्रदेश एज अ सब स्टैंडर्ड, यानी कि जो यहां पे दवाएं बनती हैं वो स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं बनती। ये एक न्यूज थी, स्टैंडर्ड काफी लो था। जो क्या कर रहा है एक्चुअली में, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं और यू कैन से जो क्वालिटी प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर एक मेजर कंसर्न, एक क्वेश्चन अराइज कर देता है। बट आप सोचेंगे सर कि इससे क्या होगा,
हम कहां देखेंगे इस न्यूज को, या फिर कहां इसका यूज कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं हाईलाइट बता देता हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद इसका यूसेज भी बताता हूं। बिकॉज यहां पे देखो 17 ड्रग्स जो हैं दे आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, एक्चुअली में ये कहा गया है अक्रॉस द इंडिया, और उसमें से 25 जो हैं वो एक्चुअली हिमाचल प्रदेश से ही है। मेजर कंसर्न, नो नीड कि कौन कौन से हैं, बट ये समझिए की मैन्युफैक्चरिंग एरियाज जो हैं जैसे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो बद्दी, नालागढ़, पांवटा साहिब, काला अम्ब, सोलन एंड कांगड़ा, जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास वहां वहां तो ये है, ये कंसर्न है। रेगुलेटरी एक्शन क्या लिया जाएगा, दैट जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनको यू कैन से रिकॉल कर लिया जाएगा, और उसके साथ साथ लाइसेंस जो है इन फॉर्म्स का उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। बट हाउ दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इस न्यूज की अगर आप बात करेंगे तो यस, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में, अगर आपसे पूछेगा कि चैलेंज क्या है हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, वहां इसको यूज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स, दैट हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इट्स यू कैन से द की कंट्रीब्यूटर ऑफ द इकोनॉमी, इट अकाउंट नीली 35% ऑफ द हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर बात करें, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है 2024 में कि इतना परसेंट ऑफ आउटपुट देता है हम लोग। मेजर हब है ये, 300 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो ऑपरेशनल है हमारे स्टेट में, और उसके साथ साथ बद्दी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है। देन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर है, इंडस्ट्री प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट आपने जरूर इस पर पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट यूएसए में होता है, और हिमाचल के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स का है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव अ वास्ट डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वी हैव दीज थिंग्स यू कैन से बद्दी, जिसको हम लोग लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है एशिया का, और वहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ कंसर्न्स होते हैं। कंसर्न्स सबसे बेहतरीन होता है ये देखो, रेपुटेशन डैमेज होता है। तो इस रेपुटेशन में तो यहां पे यूज होती हैं ये चीजें। अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। 8 तो हमारे पास की एरियाज हैं जहां पे सरकार देखती है, उनमें से एक यही तो है मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए दैट इससे क्या होगा, जो हिमाचल प्रदेश की रेपुटेशन होती है एज अ फार्मास्यूटिकल हब, उसके ऊपर एक मेजर कंसर्न आ जाता है। देन उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ रिस्क तो है ही है अगर इस तरह की चीजें करेंगे, यानी कि सब स्टैंडर्ड ड्रग्स होते हैं जो लाइफ सेविंग इंजेक्शंस होते हैं, राइट, तो वो भी एक खिलवाड़ी है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल लैप्सेस होते हैं, इश्यूज लाइक एडल्ट्रेशंस, लो एसेस कंटेंट एंड द लेवलिंग फ्लॉज, इनकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल लैप्सेस होते हैं हमारे पास। इस इंडस्ट्री में अभी क्या चैलेंजेस है हमारे पास, यही तो चैलेंजेस हैं। देन उसके साथ साथ क्रिटिकल फेलियर्स हो जाना, इस तरह के जो ड्रग्स हैं अगर आप देखेंगे यहां पे तो दे सिग्नल द ग्रेव लैप्स, एक बड़ा लॉस है हमारे लिए। तो अगर आपसे ये पूछेगा तो क्यों इस न्यूज को आपने देखना था, क्यों इस न्यूज को आप लोगों ने समझना था, वो इसलिए ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारे पास, और उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ा हब है। पूरी एशिया जानता है पूरा बद्दी को, एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब, और यहां इस तरह की चीजें हैं, हरकतें हो रही हैं, तो एक मेजर कंसर्न्स हैं, यानी कि रेपुटेशन डैमेज होती है। और ये एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है ये, दैट इसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल लैप्स जो है एक बड़ा चैलेंज है। उसी के अंतर्गत आप इसका रिसेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अभी हाल ही में ये चीजें एक्चुअली में हो रही हैं, जिसमें से 25 फार्मास्यूटिकल्स जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं उनको सब स्टैंडर्ड पाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है यहां पे वो बात करता है रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी इनॉग्रेटेड। अच्छा हुआ ये है, देखो भाई एक वाइन फैक्ट्री बन रही है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एचपीएमसी में, कहा जड़ोल मंडी में।
एक तो ये सीधा सीधा न्यूज आपने ध्यान रखना है। और दूसरा अगर देखिए इनॉग्रेशन है, इन्वेस्टमेंट है, लोकल इंप्लॉयमेंट है, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग एफर्ट्स फॉर द रेवेन्यू एफिशिएंसी। ये है क्या? तो देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि जडोल मंडी में ये बन रहा है, 7.51 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पे होगा और ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा जॉब्स को, ये माना जा रहा है। और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एचपीएमसी यूनिट है जडोल की, जिसको 1970 में बनाया गया था, ये अब आउटडेटेड हो गई है और इसको अब अपग्रेड करना है, तो उसका काम यहां पे चला हुआ है। तो वाइन फैक्ट्री बनाई जा रही, तो ये है, याद रखना है 1970 में बनाया गया था, राइट। देन उसके साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑनगोइंग, ठीक है, इनको जानने की जरूरत नहीं, बट इतना जानना है आप। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जडोल और ये न्यूज, राइट। चलो कैसे बेनिफिट होगा यहां पे, मैंने बता दिया आपको, जॉब क्रिएशंस होगी, हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिलेगा, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो किस तरह से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, अपग्रेड किया जाएगा। और उसके साथ साथ यू कैन से एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी जो है, इंप्रूव द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, उसकी वजह से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जॉब क्रिएशन तो होगी ही, वाइन फैक्ट्री जब यहाँ पे लगेगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ सी दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आप कंसर्न्स की बात, देखो जब आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उस केस में ये भी एक चीज आती है कि हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में क्या करना चाहिए, दैट इस तरह के नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम लोगों को कॉरिडोर्स बना देने चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वी हैव नेशनल पार्क्स, वी हैव नेचर पार्क्स, वी हैव नंबर ऑफ जूज, हमें मिलेंगे, जू हैं हमारे पास यहाँ पे। तो जब इसकी बात आती है, कंजर्वेशन की बात आती है, राइट, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट चले हैं, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट चला है, चीड़ फीजेंट प्रोजेक्ट हमारे पास चला हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द कंजर्वेशन मेथड, और इनकी वजह से कंजर्वेशन हम कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ अगर हम करेंगे तो ये जो नेचुरल यू कैन से जो कॉरिडोर्स होते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सके इन सबको आपस में, वो भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन में बिल्कुल मदद करता है। न्यूज देख लेते हैं, न्यूज कहता है, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं भाई हिमाचल प्रदेश में क्या करना चाहिए हम लोगों को भी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है, 4 नेशनल पार्क और उसके साथ साथ सेंचुरीज जो है हिमाचल प्रदेश में, उनको बनाना चाहिए ताकि हम सेफगार्ड कर सके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को एमिड ऑनगोइंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो होती हैं उनके साथ साथ। ये 4 कौन कौन से हैं याद रखिएगा, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंद्रकिला और खीरगंगा नेशनल पार्क है, और धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कांगड़ा में है, और कन्वर जो है ये आपकी कुल्लू में है, मणिकर्ण के पास है, इंद्रकिला जो है ये भी आपको कुल्लू में मिलेगी, और खीरगंगा भी कुल्लू में ही है। तो खीरगंगा और इंद्रकिला नेशनल पार्क है, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हाइलाइट्स की बात करें तो स्टडीज में देखो क्या बताया जा रहा है कि 28% जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो इसीलिए होते हैं टू लाइवस्टॉक हार्म यू कैन से और क्रॉप डैमेज। कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होता है मैन एंड यू कैन से एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो होता है इट इज अराइज ड्यू टू द लाइवस्टॉक हार्म एंड क्रॉप डैमेज की वजह से, राइट। मंकी जो है अक्सर यहाँ पे एक्सटेंसिव डैमेज कर देते हैं, एप्पल हो गया, एंड ऑल हो गया। ब्राउन एंड ब्लैक बियर जो है रैपिड एप्पल ऑर्चर्ड्स जो हैं इनको यहाँ पे यू कैन से काफी एक नुकसान पहुंचाते हैं। देन उसके साथ रेड फॉक्सिस जो हैं ए हार्म द पीस, मेज एंड अदर क्रॉप्स जो है यहाँ पे। और दूसरी हाईलाइट की गई है इसमें कि जो एरियाज हैं विद हायर बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, यहाँ पे होना चाहिए। इसकी बात जो है यहाँ पे उठी है। तो बोलने का मतलब है कि किस तरह से ये जो कॉरिडोर है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में हमारी कंजर्वेशन को मदद कर सकते हैं। तो इन 3-4 पॉइंट्स को समझिए दैट हैबिटेट कनेक्टिविटी यहाँ पे होगी तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है ये लिंक कर देंगे फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स को, और उसकी वजह से क्या होगा दैट एक सेफ मूवमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी जो भी यहाँ पे स्पीसीज रहते हैं। और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन हो सकता है, यानी कि जो प्रोटेक्टिंग हो सकता है, हमारे जो नेचुरल पाथवेज हैं अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, जो यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बड़ा कम हो सकता है यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा यहाँ पे की जा सकती है। जब हम इंटेग्रेट करेंगे इन कॉरिडोर्स को विद द डेवलपमेंटल प्लान्स, रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन से, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ साथ
तो एक तरह से जब हम इनको कनेक्ट करेंगे आपस में, हम समझेंगे इनकी जरूरतों को, हम समझेंगे इनके नीड को, तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी एनहांस जो है यहाँ पे किया जा सकता है, बिकॉज मेंटेनिंग मूवमेंट पाथवेज विल प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिटिकल फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल इन द रीजन एक्चुअली। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी एनहांस किया जा सकता है। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट यू कैन से फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो वो क्या कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, इस तरह के हम लोग जो है वो कॉरिडोर यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। सो ऑल राइट एस्पिरेंट्स, दैट ये थे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एंड यस, इन द लास्ट मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 15 दिन बाद जो है आपका एक वीडियो यहाँ पे डाला जाता है हमारे चैनल के द्वारा। इसको देखिए, इनको समझिए और अपने सिलेबस के साथ जो है इनको थोड़ा सा अटैच कीजिए, दैट कहां पे इन चीजों को यूज किया जा सकता है, और वो मैं आपको बीच में बताता ही रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।